नमस्कार साथियों। तारीख 16 जनवरी 2024 ईरान की मिलिट्री ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। तो इस एयर स्ट्राइक करने के पीछे ईरान का क्या मकसद था, समझते हैं इस वीडियो में। Militant groups in Balochistan have ignited a diplomatic crisis between Tehran and its nuclear-armed neighbor. This comes at a time of existing tensions in the Middle East due to the Israel-Hamas conflict. Iran-backed Houthis attacked on several vessels in Red Sea, and Iran's latest strikes have further sparked fears of regional unrest. इस लड़ाई के पीछे सबसे पहले ईरान और पाकिस्तान के इतिहास पर नज़र डालते हैं। यह लड़ाई तालिबान की वजह से 27 साल पहले ईरान और पाकिस्तान में शुरू हुई थी। जब पाकिस्तान पहली बार 1947 में आज़ाद हुआ था, तब इसे देश का दर्जा देने वाला सबसे पहला देश ईरान ही था। जब 1947 में पाकिस्तान देश बना और उसे ईरान ने मान्यता दी, तो पहला दूतावास खोलने वाला देश ईरान ही था। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है और पाकिस्तान सुन्नी बाहुल्य देश है। जब दुनिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, तब ईरान और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते थे। 1965 एंड 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, उस वक्त भी ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। उस टाइम ईरान की मिलिट्री पाकिस्तान जेट्स लेकर ईरान चली जाती थी। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती कोई पहली दफ़ा नहीं देखने को मिली। जब 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब भी ईरान और पाकिस्तान का सहयोग आपसी था। और जब 1980 में जब ईरान और इराक में जंग हुई थी, तब भी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया था। ईरान और पाकिस्तान में कड़वाहट जब से बढ़ने लगी, जब सोवियत संघ से 1990 में अफ़गानिस्तान बाहर हो गया। दरअसल हुआ यूँ कि इस समय अफ़गानिस्तान के लड़ाके आपस में लड़ने लग गए थे। उस समय गैर पश्तून वर्गों को ईरान देश ने साथ दिया और पाकिस्तान ने पश्तूनों यानी कि मुजाहिदीनों का साथ दिया। 1994 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की शुरुआत करने के पीछे पाकिस्तान का ये हाथ था और 2 साल के बाद ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद तालिबानी लड़ाके शिया मुस्लिमों की हत्या करने लगे और यहीं से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। 1998 में बाजार शरीफ में 8 ईरानी डिप्लोमेट्स समेत 11 लोगों को तालिबान ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान इस तालिबान के साथ ही था। ईरान ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर अपने 3 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एक वॉर ऑन टेरर नाम से ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के जरिए अफ़गानिस्तान के सत्ता से तालिबान को हटा दिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था उस टाइम, जबकि अमेरिका से दुश्मनी की वजह ईरान ने खुद को अलग कर लिया। अभी 2021 में तालिबान फिर से एक बार अफ़गानिस्तान में सत्ता में आ जाता है। इसके बाद से तालिबान के जो लड़ाके होते हैं वो ईरान में हिंसा फैलाने चले जाते हैं और इतना नहीं, वो पाकिस्तान में भी ये लड़ाके पनाह लेने चले जाते हैं। इसी वजह से तो ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों पर बयान देता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल के मामलों में ये देखा गया है कि ईरान ने जो रात में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे की, इसके पीछे उनका स्टेटमेंट ये आता है। पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, बलूचिस्तान क्षेत्र में एक्टिव रहने वाले चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान सपोर्ट करता है। वहीं ईरान का कहना है कि उसके देश में एक्टिव चरमपंथी संगठन जैश अल अदल और जंदुल्लाह को पाकिस्तान का समर्थन है। इस बार ईरान ने एयर स्ट्राइक भी पाकिस्तान स्थित जैश अल अदल आतंकी संगठन के ठिकानों पर ही करी। पाकिस्तान और ईरान में आपसी तनाव के लिए पिछले 6 सालों से जो भी घटनाएं हुई, उन सब के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन ही है। आप समझते हैं कि जैश अल अदल कौन है जिस पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की है? जैश अल अदल एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और 2012 में इस आतंकी संगठन की शुरुआत सुन्नी कट्टरपंथी संगठन जुंदाल्लाह ने की थी। सलाहुद्दीन फारूकी जैश अल अदल इसका वर्तमान प्रमुख है। इस संगठन का दावा है कि वह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। जैश अल अदल और ईरान के बीच का टकराव बहुत लंबा इतिहास रहा है। इनके बीच हमेशा टकराव होता ही रहता है और अमेरिका के एक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल के मुताबिक भी जैश अल अदल ने 2013 में ईरान में नागरिकों और सरकारी अधिकारियों पर घात लगाकर हमला कर दिया था और वह हत्या और अपहरण के वारदातों में शामिल रहा है। पिछले वर्षों अक्टूबर 2013 में भी इस संगठन ने ईरान के 14 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा भी 2019 में इसने ईरान के अर्धसैनिक समूह इस्लामिक
रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 27 कर्मी मारे गए थे। इसी साल जैश-अल अदल ने 14 ईरानी सुरक्षाकर्मियों का भी अपहरण किया था। इस संगठन को ईरान, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने भी बैन कर दिया है। अब समझते हैं कि अगर टकराव की स्थिति और अगर बिगड़ती है तो भारत किस देश का साथ देगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच अगर वर्तमान टकराव अगर जारी रहने की संभावना अगर बढ़ती है, वैसे तो बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि अगर भारतीय सीमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा है अभी, तो इसकी चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन अगर टकराव बढ़ता है आने वाले टाइम में, तो भारत का झुकाव ईरान की तरफ होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है और उनका कहना है कि अगर कोई देश अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई करता है तो भारत उसकी स्थिति समझ सकता है और भारत हर तरफ से आतंकवाद का विरोध करता है। आने वाले टाइम में अगर टकराव बढ़ता है तो भारत ईरान के पक्ष में क्यों जाएगा? इसके पीछे भारत ईरान का साथ देने के पीछे भी भारत की 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि ईरान से हमारी किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं रही है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अपने हितों के लिहाज से ईरान भारत के लिए एक अच्छा पार्टनर है। ऐसे में अगर टकराव बढ़ता भी है तो भारत के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग हो। इसकी वजह है तुर्कमेनिस्तान की पॉलिसी न्यूट्रल है और उसका ही पड़ोसी तजाकिस्तान भाषाई और ज़मीनी तौर पर ईरान के करीब है, इसलिए इसका झुकाव ईरान की ओर रहना स्वाभाविक है। चीन किसी भी कीमत पर इन दोनों के बीच जंग की स्थिति कभी नहीं बनने देना चाहेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही देशों का चीन से काफ़ी अच्छा रिश्ता है और चीन खाड़ी देशों में, ईरान और एशिया में पाकिस्तान जैसे देशों की मदद से अपनी दादागिरी बनाए रखना चाहता है। इसीलिए चीन तो दोनों देशों में सलाह मशवरा की नीति ही अपनाएगा। अभी एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा कि हम दोनों देशों से अपील करते हैं कि वो इस मामले में बातचीत से हल करें और तनाव बढ़ने से हमारे दोनों दोस्त मुल्कों को नुकसान होगा। अब अगर चाइना की बात कर ही ली है तो अब अमेरिका का भी बयान सुन लेते हैं। इस हमले के बाद से ईरान द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अमेरिकी प्रशासन का बयान आता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, वो ईरान का साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका ने ईरान की एयर स्ट्राइक को गलत बताकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। वहाँ के विदेश मंत्रालय मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने हाल ही के दिनों में अपने 3 पड़ोसी मुल्कों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो एयर स्ट्राइक की, उस एयर स्ट्राइक के बाद से भी अगले 24 घंटे में पाकिस्तान सरकार ने भी 2 बड़ी जवाबी कार्रवाई कर दी। सबसे पहले तेहरान में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुलाकर अपने देश में मौजूद ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया और इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद से दोनों देशों में टकराव और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर यही टकराव और बढ़ते रहता है तो ये मध्य एशिया और दुनिया के लिए और नए खतरे की घंटी पैदा करेगा। और अगर इन दोनों देशों में वाकई अगर इतनी लड़ने की अगर क्षमता है तो इनके डिफेंस पावर पर एक बार ज़रा नज़र दौड़ाइए। एक इंटरनेशनल ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है, उसके मुताबिक अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में पाकिस्तान को 9वां स्थान प्राप्त है, जबकि ईरान को 14वां स्थान प्राप्त है। इसके अलावा परमाणु हथियारों की बात करें तो द अटलांटिक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल ज़रूर है, लेकिन कोई लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सके। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। यह पाकिस्तान को दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा परमाणु हथियार वाला देश बनाता है। दुनिया में मध्य एशिया ले लो या पूर्व एशिया ले लो, जहाँ देखो वहाँ युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। तो आने वाले समय में पता चलता है कि ईरान और पाकिस्तान में टकराव किस हद तक आगे जाता है या ये यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद हो तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।